हेलो दोस्तों, वी आर द रिपीटर्स टू और आपका स्वागत है क्लास 3 ऑफ कंप्यूटर सीरीज में। और आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, कंप्यूटर जो है वो ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है हार्डवेयर कंपोनेंट, एक होता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। देखिए, हार्डवेयर कंपोनेंट उस पार्ट को बोलते हैं जिस पार्ट को आप टच कर सकते हैं, द फिजिकल टेंजिबल कंपोनेंट। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन को टच कर सकते हैं, आप कीबोर्ड टच कर सकते हैं, माउस टच कर सकते हैं, ये सब हो गया हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हो जाता है जिसे आप टच नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में आप कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और वहां पे वो इंस्ट्रक्शन वो फॉलो कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप ये वीडियो चलाए हैं और चलाने के बाद आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, लेकिन क्या आप मेरी आवाज को टच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए, ये तो हो गया एक तरह का डिवीजन। दूसरे तरह का डिवीजन में अगर बोले तो ये हो जाता है बेसिक यूनिट्स एक कंप्यूटर सिस्टम का अंदर का। ठीक है, पहला पार्ट इसका है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं। इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। दूसरा हो जाता है मेमोरी यूनिट। तीसरा हो जाता है इनपुट आउटपुट यूनिट। देखिए, ये क्या है इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार पूर्वक देखेंगे। अभी देखिए, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसे एएलयू कहा जाता है, दूसरा हो जाता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा हो जाता है रजिस्टर्स। ठीक है, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है, एज द नेम सजेस्ट, एक इसका अरिथमेटिक ऑपरेशन में डील करता है, एक लॉजिकल ऑपरेशन में डील करता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं सीपीयू के बारे में बोलूं, जो हमने यहाँ पे देखा है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो क्या होता है? इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये बेसिकली जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, और फॉलो कैसे करता है? जब भी कोई प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं तो ये सीपीयू इंस्ट्रक्शन लेता है, जैसे मैंने बोला, और डेटा लेता है हम लोग उससे, और इसमें क्या करता है? ये रैम में उसको रखता है। ठीक है, रैम क्या होता है? रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है और इसका काम होता है डेटा को लेकर के फास्ट फंक्शनिंग करना सीपीयू में। ठीक है, लेकिन ये काफी वोलाटाइल होता है। जैसे ही आपका सिस्टम बंद होता है, ये क्या होता है? ये आपका गायब हो जाता है। ठीक है, मतलब इसका डेटा जो है ये परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाता। इसके बाद परमानेंट स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, या फिर एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज करते हैं। ठीक है, और जो ग्राफिक्स जो पार्ट होता है कंप्यूटर का, वो कहां से कंट्रोल होता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय जीपीयू, ग्राफिक्स कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, ये तो हम लोग का ओवरव्यू हुआ एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। अब अगर हम डिटेल में बात करें इसका हर एक पॉइंट का, जैसे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, तो देखिए, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है ये फंक्शनल यूनिट होता है कंप्यूटर का। ठीक, ये क्या करता है? ये अरिथमेटिक ऑपरेशन को डील करता है और लॉजिक ऑपरेशन को डील करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, मतलब कैलकुलेटिव पार्ट। और लॉजिक ऑपरेशन मतलब ये बेसिकली डिसीजन लेता है, कंपेयर करता है डेटा को। ठीक है, और कुछ बुलियन लॉजिक का यूज करता है। जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा गेट्स के बारे में। ठीक है, गेट कैसा? एंड गेट, मतलब जैसे ए और बी दोनों ट्रू है तो ही वो पास करेगा, कोई एक ट्रू है तो नहीं पास करेगा। और गेट, जैसे दोनों में से कोई एक ट्रू है तो पास करेगा। तो इस तरह का अलग अलग गेट वो यूज करता है। ठीक है, और इसे यूज कैसे करता है? वो जीरो और वन का यूज करके। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में देखिए, अगर हम बात करें आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के बाद था आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो देखिए, कंट्रोल यूनिट की अगर बात करें तो कंट्रोल यूनिट को एज अ ब्रेन या फिर एज अ मैनेजर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या करता है? वो ब्रेन जो कंप्यूटर है का, मतलब सेंट्रल एंड प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसका ये क्या करता है? सब कुछ को मैनेज करता है। ये करता है कि जो एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोसेस का, वो स्टेप बाय स्टेप हो। पहले ये क्या करेगा? ये जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ डेटा एंट्री, तो ये क्या करेगा? उस डेटा को फेच करेगा। ठीक, फिर हम लोग जो एंटर करते हैं वो हम लोग का इंग्लिश या हिंदी या जो भी लैंग्वेज होता है उसमें होता है। ये इसको डिकोड करता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो बुलियन लैंग्वेज समझता है, मतलब जीरो और वन। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये अपने उस लैंग्वेज में उसको लेके जाता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। मतलब हम लोग जो भी डेटा दिए हैं, जो भी करने बोले हैं, वो उसका आंसर निकालता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर वो ऐसा लगता है कि हाँ वापस हम लोग को कुछ भेजना है, तो वो हम लोग को वापस आउटपुट भी देता है। मतलब ये बेसिकली हर एक चीज सीक्वेंस में हो, उसका ये ख्याल रखता है। ठीक है, देखिए, इसके बाद जो इसका थर्ड कंपोनेंट है विच इज रजिस्टर, इसके बारे में देखते हैं। तो रजिस्टर जो होता है वो क्या होता है? वो बेसिकली सबसे छोटा, सबसे फास्ट और सबसे महंगा मेमोरी होता है। ये सीपीयू के अंदर में बिल्ड किया जाता है और ये डेटा जो है उसको टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है और उसका रिजल्ट हम लोग को देता है प्रोसेसर। ठीक, और ये बेसिकली मतलब जैसे अगर हम बोले एक बाइट, ठीक है, 8 बिट के इक्वल होता है। ये यूनिट है जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। और एक एमबी में, ठीक है, 1024 बाइट होता है। ठीक, तो एक एमबी हम लोग जैसे फोटो खींचते हैं तो 5-6 एमबी का हो जाता है। लेकिन ये अगर रजिस्टर की बात करें तो एक बाइट में 8 बिट होता है। और ये जो रजिस्टर है ये यूजुअली 32 बिट या 64 बिट का होता है। मतलब समझ सकते हैं इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितना छोटा है। इतना छोटा होने के बाद भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि रजिस्टर कितना तरह का होता है। तो देखिए, अगर रजिस्टर का अगर हम फर्दर मतलब बात करें तो इसका सबसे पहला है पीसी रजिस्टर, जिसको हम लोग प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर कहते हैं। ठीक, ये क्या करता है?
हम लोग जैसे मान लीजिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो एक बार में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन जब रीड हो रहा है कंप्यूटर, तो ये उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को फिट करके रखता है अपने पास, ताकि जैसे ही पहला इंस्ट्रक्शन खत्म हो तो ये दूसरा इंस्ट्रक्शन उसमें डाल देगा, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या होता है, IR रजिस्टर, मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक। अब जो काम हो रहा है जिस डेटा पे, ये उसको स्टोर करके रखता है, ठीक। इसके बाद में हो जाता है AC, जिसको हम लोग एक्यूमुलेटर रजिस्टर बोलते हैं, ठीक। ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा, लॉजिकल रिजल्ट आएगा, अरिथमेटिक रिजल्ट आएगा, कोई भी एक रिजल्ट आएगा, तो ये उस रिजल्ट को मतलब स्टोर करके रखता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आता है MAR, विच इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये क्या करता है, ये मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखता है जहां पे डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक। और लास्ट होता है MBR या MDR, ये मेमोरी बफर रजिस्टर्स को बोलते हैं, ठीक। ये बेसिकली एक्चुअल डेटा को ये लोग मतलब पकड़ के रखता है जहां से आप कोई चीज को रीड कर रहे हैं या जिसपे कोई चीज को लिखना है, मतलब अगर आउटपुट देना है तो लिखना है और अगर इनपुट लेना है तो रीड करना है, ठीक है। तो ये सब मेमोरी एक साथ में हम लोग का कंप्यूटर में रन करता है, एंड एज अ रिजल्ट हम लोग उसका मतलब यूज करते हैं, ठीक। देखिए ये हो गया हम लोग का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पूरा पार्ट, ठीक। अब देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी यूनिट जो होता है ये बेसिकली आपका दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक हो जाता है इसका प्राइमरी यूनिट, एक हो जाता है इसका आपका सेकेंडरी यूनिट, ठीक है। तो प्राइमरी यूनिट का अंदर में अगर हम बोले तो एक हो जाता है रैम, एक हो जाता है रोम, ठीक है। अब देखिए रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने बताया था कि रैम जो होता है वो बहुत वोलाटाइल होता है, मतलब जैसे ही आपका काम खत्म हुआ, कंप्यूटर शट डाउन किए, ये गायब छू मंतर, ठीक है। और ये काफी फास्ट होता है, ठीक। इसका अंदर में अगर हम बोले तो ब्रॉडली ये दो टाइप का होता है, एक हो जाता है डी रैम जिसको डायनेमिक रैम बोलते हैं, एक होता है एस रैम जिसको हम लोग स्टैटिक रैम बोलते हैं। जो डी रैम होता है इसको मेनली यूज किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए, और इसे डायनेमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, अगर रिफ्रेश नहीं करेंगे तो इसका डेटा जो है वो उड़ जाएगा। और दूसरा होता है एस रैम जिसे हम लोग स्टैटिक रैम कहते हैं। ये भी एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, लेकिन इसका डेटा जो है वो जब तक कंप्यूटर में पावर रहता है, पावर ऑन रहता है, तब तक इसका डेटा स्टोर रहता है, इसे बार बार आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगर हम बात करें डी रैम की, तो इसका यूजेज आपका चीजों को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और एस रैम का अगर बात करें तो इसका यूजेज मेनली कैच मेमोरी के लिए किया जाता है। देखिए आप लोग बहुत बार अगर मोबाइल कंप्यूटर चलाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि बोलता है इसका कैच फुल हो गया, इसको कैच को डिलीट करो, आप क्लियर कैच करते हैं। तो बेसिकली ये एक आपका टेम्पररी एंड फास्ट आपका मेमोरी रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके बात अगर बात करें रोम के बारे में, जो रीड ओनली मेमोरी है, ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है जो एसेंशियल इंस्ट्रक्शन रखता है अपने पास, जैसे BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे अगर आप कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिएगा जब आपका विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जब लोड ले रहा होता है तो उस समय जो इंस्ट्रक्शन फॉलो होता है वो बेसिकली रोम के अंदर रहता है, ठीक। ये तीन टाइप का होता है, एक पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। देखिए एक एक करके देखते हैं इसे। तो देखिए जो पी रोम होता है उसका यूज होता है कि ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ये बेसिकली रोम जो होता है वो जो मैन्युफैक्चर होता है कंप्यूटर उस टाइम उसमें डाला जाता है, और पी रोम जो है इसको आप बाद में डाल सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं ईपी रोम। ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पी रोम है वो आपका एक बार आप उसमें डाल दिए, उसके बाद उसका फिर से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो ईपी रोम है ये क्या होता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इस पे नॉर्मल हम लोग डिलीट करने से ये नहीं जाता है, इस पे आपका यूवी रेज डालना पड़ता है, तब जाके ये क्लियर हो जाता है। और जो लास्ट टाइप है ईईपी रोम, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसको आप बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू आप इसको खत्म कर सकते हैं, इसका डेटा को। मतलब आप इस पे क्या कर सकते हैं, जैसे आप पेन ड्राइव फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह का ईईपी रोम है, ठीक। आप क्या किए, इंस्ट्रक्शन दिए, आपका कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, वो क्या करेगा अपने हिसाब से उसको बदल देगा, उसका डेटा जो है उसको इरेज कर देगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है कि वो मेमोरी होता है जिसमें हम लोग का सब डेटा स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी जिससे पहले था, जो वोलाटाइल है, एक्सपेंसिव है, तो उसमें हम लोग सब कुछ स्टोर नहीं कर सकते हैं परमानेंटली। तो परमानेंट स्टोर करने के लिए एक दूसरा तरीका है विच इज सेकेंडरी मेमोरी। इसका जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ एग्जांपल बोले तो एक हो जाएगा आपका HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये बेसिकली
आगे जमाने का जो कंप्यूटर है उसमें यूज किया जाता था। अभी के में SDD यूज करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स। ये बेसिकली आपका कंपैरेटिवली फास्ट होता है, ठीक है, इसमें स्टोरेज। फिर एक हो जाता है ऑप्टिकल डिस्क, जैसे इसमें CD, DVD, ब्लू रे ये सब आता है। इन सब में आपका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बार पूछ लेता है। तो देखिए CD का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो 700 MB होता है। DVD का स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है वो 4.7 GB होता है। और ब्लू रे का आपका अगर सिंगल लेयर हुआ तो 25 GB और डबल लेयर हुआ तो 50 GB। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लैश मेमोरी की। फ्लैश मेमोरी मतलब पेन ड्राइव, माइक्रो SD चिप, इन सबको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों का एक टॉपिक छूटा है जो है इनपुट आउटपुट यूनिट, जो इस आज का लेक्चर का लास्ट यूनिट होगा, विच इज इनपुट आउटपुट यूनिट। देखिए ये बेसिकली क्या होता है, ये वो यूनिट होता है जिससे हम लोग कोई भी डेटा डालते हैं या निकालते हैं, ठीक है। डालना मतलब इनपुट, निकालना मतलब आउटपुट जो हमें कंप्यूटर देती है, ठीक है। तो इनपुट में जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक कंट्रोलर, ये सब मतलब आप जिससे डेटा डाल सकते हैं कंप्यूटर। और आउटपुट डिवाइस वो सब मेमोरी होता है जिससे आपको डेटा मिलता है। जैसे मान लीजिए मॉनिटर, मॉनिटर का स्क्रीन में आप देख रहे हैं, प्रिंटर में आप कुछ छाप रहे हैं जो आपको मिल रहा है, ठीक है। स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ये सब, ठीक। तो आज का क्लास यहीं तक था। हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को।